मुंबई दौरे पर सीएम धाम में सिद्धिविनायक मंदिर में किए दर्शन, पूजा कर लिया बप्पा का आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रकोष्ठों की घोषणा की। 17 में से 13 प्रकोष्ठों की प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने की घोषणा। आगामी चुनाव में पार्टी संगठन को करेंगे मजबूत। भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी। राहुल गांधी ने केदारनाथ में की वरुण गांधी से मुलाकात, सियासी पारा चढ़ा। देहरादून के डीएवी में आपस में भिड़े छात्र संगठन, चले लात घूसे, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दौड़ाया। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माताजी सहित उनके अन्य परिजनों ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री का परिवार हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचा, जहां केदारनाथ मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक पूजा में शामिल हुए। सीएम के परिजनों ने भगवान केदारनाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं बद्रीनाथ धाम में वेद पाठ पूजा संपन्न करवाई और सबके कल्याण की कामना की। श्री बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार और केदारनाथ में मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और समिति की ओर से प्रसाद भी भेंट किया। तो देहरादून के डीएवी पीजी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान जारी है। छात्र संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता छात्र छात्राओं से अपने पक्ष में मतदान किए जाने की अपील कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन की ओर से छात्र छात्राओं को मतदान करने के लिए आई कार्ड जारी कर दिया गया है। इस बीच डीएवी पीजी महाविद्यालय में फर्जी मतदान आई कार्ड को लेकर आरएन और एबीवीपी छात्र गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बता दें कि एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए यशवंत पवार, एनएसयूआई ने राहुल जग्गी और आर्यन ग्रुप से सिद्धार्थ अग्रवाल अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। मतदान करने के लिए छात्रों को आई कार्ड जारी किया गया है और एबीवीपी, एनएसयूआई और आर्यन ग्रुप चुनावी मैदान में है। वहीं झड़प को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो खबर यह देहरादून से है, जहां फर्जी मतदान को लेकर छात्र गुटों में मारपीट हुई और झड़प को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। आपको बता दें एबीवीपी, एनएसयूआई और आर्यन ग्रुप चुनावी मैदान में है। तो चरणमय डिग्री कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष समेत सभी पदों पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर हर्षित सैनी विजयी घोषित किए गए। निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कॉलेज में 2 दिन तक कक्षाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव कराया। 48 में से 34 सीटों पर प्रतिनिधि चुने गए। सुबह 10 बजे से छात्र संघ कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। एबीवीपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए 34 कक्षा प्रतिनिधियों ने मतदान किया है। लगभग 12:30 बजे मतदान कराकर चुनाव परिणाम घोषित किए गए। कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर आलोक अग्रवाल ने निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई। कि हम काफी लोग, मेरी पूरी टीम यहाँ पे चिन्मय डिग्री कॉलेज में काफी टाइम से लगी हुई है मेरे सपोर्ट में, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरी पूरी टीम में आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, चिन्मय डिग्री कॉलेज में आने वाले मेरे जो कार्यकाल होगा उसमें जो भी हमारे टीम से बनेगा उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ विश्वविद्यालय को नंबर 1 बनाने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि पूरा विश्वविद्यालय लगातार 5 सालों से यहाँ पे एबीवीपी की पकड़ है और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ आने वाले कई वर्षों में हम एबीवीपी की जो पकड़ है उसको मजबूत करेंगे। हमारे यहाँ जो एक चुनाव प्रक्रिया है वो डायरेक्ट चुनाव प्रक्रिया नहीं होती है। पहले हम हर क्लास से क्लास प्रीफेक्ट और क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो कि टोटल 24 क्लासें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 48 स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन इस बार कुछ क्लासों में सीआरसीपी खड़े नहीं हुए, तो 37 स्टूडेंट्स सीआरसीपी के रूप में इलेक्ट हुए और उन्होंने ही कार्यकारिणी का। तो उसमें से जो हमारे इस समय अध्यक्ष पद पर केवल इलेक्शन हुआ है और सब निर्विरोध चुने गए हैं। अध्यक्ष पद पर 2 लोग खड़े हुए थे, एक हर्षित सैनी और एक शिवम सैनी। हर्षित सैनी विजयी हुए हैं, जिनको 27 मत मिले हैं और शिवम सैनी को 7 मत प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा
और जितने भी पद थे, चाहे वो उपाध्यक्ष था, सचिव था, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, यूनिवर्सिटी का पद, तो उन सभी पर निर्विरोध तो लोहाघाट क्षेत्र के लोगों के विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्लॉक सभागार लोहाघाट में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने गंभीरता से जनप्रतिनिधियों और लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर ही डीएम पांडे ने निस्तारण किया तथा कुछ समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। वहीं दूर दूर क्षेत्र से अपनी समस्याओं को लेकर आए जनप्रतिनिधियों और लोगों ने कहा कि वर्षों के बाद लोहाघाट में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा खुद लोगों की समस्याओं को सुना गया, जिसके लिए सभी डीएम चंपावत को धन्यवाद दिया। सुझाव हमारे पास प्राप्त हुए मुख्यतः सड़क या पेयजल और कुछ एकाध मैटर शिक्षा से संबंधित थे। तो उसमें कुछ मैटर्स थे जिनमें कि विभाग को तत्काल जो है कंप्लायंस के निर्देश दिए गए हैं, और कुछ में ऐसे हैं जो प्रस्ताव बनने हैं, तो विभाग अपने 15 दिन के अंदर अपने जो है प्रस्ताव तैयार करेगा और हम लोगों को जो है एस्टिमेट सबमिट करेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सुझाव या एप्लीकेशंस जो आई हैं उसमें जो आवेदक हैं या जो शिकायतकर्ता हैं उनको भी वो सूचित करेंगे कि उन्होंने विभाग द्वारा उस प्रकरण में क्या कार्रवाई। मूल निवास भू कानून और राज्य आंदोलनकारियों को समान पेंशन लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल पर धरना दिया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के तत्वाधान में शहीद स्थल पर आंदोलनकारियों ने मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने विधानसभा सत्र बुलाकर 10% क्षेत्रीय आरक्षण अविलंब पास करने की मांग की है और मूल निवास में सन 1950 से रहने वाले लोगों को वरीयता दी जाए। पूरे प्रदेश के अंदर भू कानून और मूल निवास का जो आंदोलन चल रहा है और अब तक सरकार पे यही एक प्रेशर बना रखा है कि इस प्रदेश के अंदर मूल निवास और भू कानून जैसी व्यवस्था तुरंत शीघ्र दी जाए। परंतु हमारा कहना यह है कि ये प्रदेश जब तक बचेगा नहीं तब तक रोजगार तो बाहर के लोगों के हाथों में जाएगा। तो पहले ये है कि इस प्रदेश का एक मूल निवास और भू कानून बने। पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनकारी अपना एक प्रत्यावेदन मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। उसी में एक राष्ट्रपति जी का भी कार्यक्रम स्थापना दिवस 9 नवंबर को किया जा रहा है। भाई राज्य को बने हुए 23 साल हो गए, तो 24वां हो गया शुरू, और ये लड़ाई आज से 29 साल पहले शुरू हुई थी। तो हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि हम तब भी इस राज्य के लिए लड़ रहे थे और आज भी हम राज्य के सवालों के लिए लड़ रहे हैं। आज भी जो राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण है उसकी फाइल अभी तक जो है पेंडिंग है। प्रवर समिति का जो क्षेत्रीय आरक्षण का वो भी है। मूल निवास का मामला 1950 का वो भी पेंडिंग है। तो सरकारें 23 साल के अंदर जो है राज्य आंदोलन के जो सवाल थे उनको सॉल्व नहीं कर पाई। तो हम इन सवालों पर लड़ रहे हैं। हम तो नौजवान पीढ़ी का आह्वान करते हैं कि हमारा राज्य आंदोलन के जितने साथी हैं वो सब अब उम्र के जो है उस मुकाम पर है कि वो बहुत लंबी लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ के युवा को सामने आना चाहिए और पहाड़ की अस्मिता को और जल जंगल जमीन के सवाल को बचाना चाहिए। कुमाऊं मंडल अंतर्गत आने वाले बागेश्वर जिले में रहवासी विकास की आस लगाए बैठे हैं। बागेश्वर जिले के पास जिला खनिज फाउंडेशन न्यास ट्रस्ट के रूप में अतिरिक्त धनराशि कोष होने के बाद भी धरातल पर विकास कार्य उतर नहीं पाए हैं। विकास कार्य करने के जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खनिज न्यास की धनराशि से शौचालय, रंगरोगन, भवन मरम्मत, सड़कों में पक्की नाली, सीसी मार्ग निर्माण जैसे कई कार्यों में खनिज न्यास की धनराशि व्यय की जा रही है। वहीं पीएमजेएसआई अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने धनराशि के दुरुपयोग पर कहा कि जिले में खनिज न्यास की धनराशि जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के आधार पर व्यय की जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में किस तरह से धनराशि खपाने का वृहद स्तर पर खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुझे उपाध्यक्ष बनाया है और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारे पहाड़ के लिए अगर कोई लाइफलाइन है तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जिसके तहत हमारे बहुत सुदूरवर्ती गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किया गया। खनन न्यास का जो बैठक होती है, क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं उस प्रभावित क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान है, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे तमाम लोगों द्वारा जो प्रस्ताव आते हैं उन्हीं प्रस्तावों को जिला प्रशासन पास करता है।
मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के साथ सीएम धामी ने बैठक की है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए आमंत्रित भी किया है। उत्तराखंड है बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन, ऐसा सीएम धामी का कहना है। मैं कहूँ आर्थिक राजधानी और सिनेमा की दुनिया जहाँ से चलती थी, उस शहर में आप सबके बीच में, जहाँ पर हमारे फिल्म जगत के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपने समय के एक से एक मशहूर एक्टर और इस पूरे संयोजन को करने वाले उपस्थित हमारे सभी, जैसे आदरणीय जितेंद्र जी, मनमोहन सेट्टी जी, राहुल जी, रमेश तुरानी जी, आनंद जी, पंडित जी, विवेक अग्निहोत्री जी, शशि राजन जी, अर्चना पूरन सिंह जी, राहुल जी, रतन जैन जी, दीपक डोबरियाल जी, हिमानी सुरपुरी जी, वरुण बडोला जी, शशि जी और कुकरेती जी, जिन्होंने आज इस बहुत ही कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस में इस मिलन का, मैं कहूँ कि आप सब लोगों से मिलने के लिए ये संयोजन किया। मैं इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बद्रीनाथ आगमन के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन चमोली द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। बीकेटीसी प्रबंधन भी इस वीवीआईपी दौरे को लेकर अपना तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। दरअसल 8 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति के बद्रीनाथ पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। वहीं राष्ट्रपति के इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर प्रदेश भर से वाहनों और वीवीआईपी ड्यूटी के लिए गोचर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक के लिए कार्मिक पहुंचने लगे हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से बैठकों का दौर भी जारी है। बद्रीनाथ धाम के माड़ा स्थित हेलीपैड पर भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं गौचर हेलीपैड पर भी आपातकालीन लैंडिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जो 4 धाम यात्रा अंतिम पड़ाव में है। 4 धामों के साथ हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 लाख पार होने वाला है। बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम में 51,000 से अधिक वीआईपी दर्शन करने पहुंचे। बता दी कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद होंगे, जबकि गंगोत्री धाम के 14 नवंबर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे। 4 धामों के कपाट बंद होने के साथ ही यात्रा 6 माह के लिए बंद रहेगी। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 18 से 20,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में अब तक 54,82,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भांग की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है। बावजूद इसके अभी भांग को प्रदेश में व्यावसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसके लिए शासन स्तर पर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन अब भांग की व्यावसायिक खेती की नीति पर जल्द ही अमल होने की उम्मीद की जा रही है। और इस मामले पर विपक्षी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। आदिकाल से भांग की खेती उत्तराखंड में होती रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अधिकार दिया था कि आप भांग की खेती कर सकते हो, क्योंकि उसका मल्टीपर्पज उपयोग होता है। लेकिन सरकार उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। भांग की खेती के नाम पर गरीब काश्तकारों को उजाड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सरकार को भांग की खेती उत्पादन का लाइसेंस जारी करना चाहिए या उस खेती को लीगलाइज करना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है भांग की खेती का, राज्य सरकार ने पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा की थी और इसको लागू करने का फैसला किया था।
हमारी वर्तमान सरकार भी, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी चाहते हैं कि राज्य के जो इस तरीके का उद्योग है, राज्य में जिस तरीके से जो खेती है, राज्य की जो परंपरागत खेती है और जो जड़ी बूटियां हैं, ये भी बढ़ी जाएं और इससे लोगों को फैसिलिटी मिले। तो निश्चित रूप से अगर भांग की खेती उत्तराखंड राज्य में होगी तो उससे उद्योग बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। जो विभाग है उस पर काम कर रहा है। अब वो देरी क्यों हुई है, क्या उसके कारण है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार उसका संज्ञान लेगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ पहुंचे हैं और राहुल गांधी के दौरे का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी ने बाबा केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में भंडारा लगाया और श्रद्धालुओं को अपने हाथ से भोजन भी परोसा। राहुल गांधी ने भक्तों को अपने हाथों से चाय भी पिलाई। उत्तराखंड के रेलवे स्टेशन लक्सर को रेलवे विभाग द्वारा अमृत भारत योजना से अलग रखने पर कांग्रेस ने विरोध किया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने इसे लक्सर क्षेत्र की उपेक्षा बताया है। उन्होंने कहा कि लक्सर जंक्शन प्रदेश का बड़ा जंक्शन है जो बड़ी आबादी से जुड़ा है। वहीं उन्होंने लोकसभा सांसदों के नकारापन पर भी सवाल उठाए हैं। लक्सर रेलवे स्टेशन का देश की आजादी से भी बहुत बड़ा संबंध है। लक्सर मुरादाबाद डिवीजन का बहुत बड़ा जंक्शन है। लक्सर के अंदर इस वक्त 36,000 लोग मौजूद हैं। 36,000 की आबादी है। लगभग 25,000 उसमें से वोटर हैं। लक्सर इंडस्ट्री का हब बन चुका है और लक्सर का कोई मेन गेट नहीं है। बना नहीं पाई रेल मेन गेट। ये निकम्मापन है लक्सर के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन का, लक्सर के सांसद का, भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार का, रेल मंत्रालय का और मुरादाबाद डिवीजन में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिनों 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे पर है, जिस पर प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने उत्तराखंड में उनका स्वागत किया। साथ ही तंज भी कसा कि यह 100 करोड़ सनातनियों की ही शक्ति है कि आज राहुल गांधी धार्मिक यात्रा पर हैं। इसके लिए सनातन का स्वागत करना चाहिए। आगे राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो उत्तराखंड में भाजपा के विकास कार्यों को भी देखने आए। इससे पहले वो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर भी जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसी तरह अयोध्या, बनारस और उज्जैन महाकाल भी जाना चाहिए। चुनाव आते हैं या जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है। सनातन धर्म और हिंदू ये एकजुट हुआ है और ये जागा है। इसलिए गांधी परिवार को भी आज मजबूर होना पड़ रहा है कि सोनिया जी भगवान राम को तिलक कर रही हैं। कभी जीवन में सोनिया जी ने अपनी बेटी प्रियंका को और राहुल को रामलीला नहीं दिखाई होगी। थराली से बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा ने थराली विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए थराली तहसील सभागार में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को विधानसभा में खस्ता हाल सड़कों को सुधारने के निर्देश भी दिए गए। आपदा के बाद हमारी बहुत सारी जो पीएमजीएसवाई की थी, लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त हो गई थी सड़कें। इसके अलावा हमारे सिंचाई विभाग के बहुत सारे क्षेत्र हमारे प्रभावित हुए थे, जहां बहुत नितांत आवश्यकता थी बाढ़ शिक्षा कार्यों की। और आज इसी निमित्त मैंने लगभग सभी कार्यदायी विभागों के अधिकारियों को यहाँ पर समीक्षा के लिए बुलाया था, ताकि हम ये देख सकें कि थराली विधानसभा के अंतर्गत हमारे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हुए हैं उनका हम किस प्रकार आगे कार्य करें। निश्चित रूप से लोक निर्माण विभाग थराली और कणप्या के अधिशासी अभियंता यहाँ पर मौजूद रहे।
तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद हरिद्वार पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान इमरान मसूद ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार लैंड जिहाद के नाम पर अवैध कार्रवाई कर रही है। वहीं कई संस्थाओं को सरकार की ओर से जमीनें भी दी जा रही हैं। इमरान मसूद का कहना है कि हरिद्वार देश की आवाज है, क्योंकि हरिद्वार धर्म नगरी है और यहां से कई बात हर जगह पहुंचती है। 300 साल पुरानी मजारों को तोड़कर बीजेपी सरकार इस कार्रवाई को लैंड जिहाद का नाम दे रही है, मगर इसके विपरीत सरकार सरकारी संपत्तियों को ट्रस्ट और संस्थाओं को देने का कार्य कर रही है। देश की आवाज है, हरिद्वार धर्म की नगरी है, हरिद्वार उस विचारधारा की नगरी है जिस विचारधारा के सर्वाधिक लोग इस देश के अंदर निवास करते हो। तो आप मैं थोड़ी कुछ कहने वाला हूँ, हरिद्वार है बड़ी जगह। अरे भाई 300 साल पुराना आप मजार तोड़ दोगे तो लैंड जिहाद क्या हो गया? कौन से लैंड की जिहाद की बात कर रहे हो आप? कौन से लैंड जिहाद की बात कर रहे हो आप? अपने देखो कि आपने कितनी सरकारी जमीनों को अपने कौन कौन से ट्रस्ट को और कौन कौन से संस्थाओं को देने का काम। उत्तराखंड के संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र निर्मल थुवाल को निर्विरोध रूप से छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 7 तारीख को चुनाव होने वाला था, लेकिन सभी छात्रों की सहमति से एबीवीपी संगठन की सहमति से अध्यक्ष पद पर निर्मल थुवाल को निर्विरोध चुना गया, जिसके बाद निर्मल ने सभी छात्रों का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे अध्यक्ष पद के लायक समझा और मुझे अपने संपूर्ण सहयोग से छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। आज से मेरा कर्तव्य बनता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों को जो भी समस्या होगी उनके समाधान के लिए मैं अपने संगठन के साथ मिलकर उन सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र भरा हुआ था। यहाँ निर्वाचन द्वारा दिए गए पत्रों को निरस्त किया जाना था। इस प्रक्रिया में को 1 बजे तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा छात्रों द्वारा और एबीवीपी संगठन द्वारा मुझे जो समर्थन प्राप्त हुआ उसके द्वारा मैं निर्विरोध रूप से यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु मेरा चयन हो गया। छात्रों की समस्याओं के ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। मैं बिल्कुल छात्रों की भावना के तथा उनके जो समस्याएं हैं उनके ऊपर खरा उतर पाऊंगा तथा विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं तथा छात्रों द्वारा जो मुझे समस्याएं प्रदान की जाएंगी उनका मैं समाधान करूंगा। प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। मामले को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मामला सीएम के संज्ञान में है और सरकार प्रकरण को लेकर सजग है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने किन परिस्थितियों में मदरसों में प्रवेश लिया है, ये जांच का विषय है। राज्य में चल रहे कई फर्जी मदरसों को बंद कराया गया है और कई के खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ रहे इन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के 30 मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। जांच का विषय है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान भी लिया है और जिस प्रकार से मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है उसको लेकर के पहले भी सरकार के द्वारा जो फर्जी रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की गई है और आगे जो बच्चे इस प्रकार से मदरसों में पढ़ाए जा रहे हैं उनको सरकारी विद्यालयों में उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है और साथ ही उसकी जांच भी की जाएगी वो आखिर किन परिस्थितियों में वो बच्चे मदरसों में पढ़ने गए और जो बता रहे थे कि आरटी के तहत वो बच्चे पढ़ रहे तो इसकी भी एक जांच सुनिश्चित की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।